ऑल डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर बसंत मीना एमजीआई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम करता हूँ। मित्रों, आज का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और ये फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप दोस्तों क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसकी कौन कौन सी वेव्स होती हैं, इसकी कौन कौन सी प्लेटें होती हैं, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, इसके बारे में हम जानने का आज प्रयास करेंगे। तो मित्रों ध्यान देना आपने, भूकंप भूकंप क्या होता है। अब हम सामान्य भाषा में बात करें तो अंतर्जात बल, कौन सा बल? अंतर्जात बल, जिसको इंटीरियर फोर्स हम कहते हैं, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल उत्पन्न होता है उस बल को हम इंटीरियर फोर्स या अंतर्जात बल के नाम से जानते हैं। इस बल का सर्व प्रमुख कार्य होता है कि धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करना, अर्थात टोपोग्राफियों का निर्माण करना होता है। तो भूकंप की परिभाषा हम बनाएंगे तो देखो दोस्तों, दो शब्दों से बना है, भू प्लस कम। भू का अर्थ पृथ्वी होता है और कम का कंपन होता है। सामान्य भाषा में हम इसको यूं बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर अंतर्जात बल के द्वारा जो कंपन उत्पन्न होता है उसे सामान्य भाषा में भूकंप के नाम से जाना जाता है। भूकंप दोस्तों एक नेचुरल हैजार्ड है, एक प्राकृतिक आपदा है जिससे कई प्रकार की क्राइसिस, कई प्रकार के संकट लोगों को हो जाते हैं। जैविक जगत का काफी नुकसान हो जाता है, काफी जनधन की हानि हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे हमें देखना है कि भूकंप सबसे पहले, यहाँ पे ध्यान दो, भूकंप सबसे पहले जिस स्थान से उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं, FOCUS, या हिंदी में बोले तो भूकंप मूल, भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंप सबसे पहले जिस स्थान से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? फोकस या भूकंप मूल कहते हैं मित्रों। और भूकंप सबसे पहले धरातल पे जिस स्थान पर आता है, भूपटल पर या धरातल पर सबसे पहले जिस स्थान पर भूकंप अनुभव किया जाता है उस स्थान को एपिसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसेंटर, या इसे अधिकेंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र भी कहा जाता है। अब देखो, इन चीजों का तो हमें पता होना ही चाहिए कि भूकंप सबसे पहले कहां से उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं। भूकंप सबसे पहले धरातल पे कहां आता है उसे क्या कहते हैं। ये जैसे अभी सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है और फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया। ये पूछे जाते हैं प्रश्न अक्सर कि भूकंप कहां से उत्पन्न होता है और कहां सबसे पहले आता है। दोस्तों इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है, भूकंप की जो स्टडी की जाती है वो कौन सी विज्ञान में होती है? भूकंप विज्ञान में या सिस्मोलॉजी में? सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी के नाम से उसे जाना जाता है, सिस्मोलॉजी कहते हैं दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखना। उसके बाद में भूकंप मापन यंत्र होता है, उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ के नाम से हम जानते हैं। भूकंप मापन यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो अपने पास 4 प्रश्न बन गए सीधे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4 और 5वां भूकंप की परिभाषा। 5 प्रश्नों में क्लियर हो गए। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप सबसे पहले कहाँ आता है? भूकंप सबसे पहले कहाँ अनुभव किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किसमें होता है? भूकंप मापन यंत्र कौन सा होता है? तो 5 प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों भूकंप आने का सर्व प्रमुख कारण क्या है? भूकंप के वैसे कारण कई हैं। कारण जैसे जल का भूगर्भ में प्रवेश करना, दबाव का पड़ना, इसके अलावा चट्टानों में संकुचन का आना, जिसको प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो रीड ने प्रतिपादित किया था सिद्धांत। इसके अलावा हम देखें तो इंपोर्टेंट जो बात है वो ध्यान देना दोस्तों, जैसे भूकंप कैसे आता है। अब मैं एक डायग्राम के द्वारा इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब दोस्तों मानो ये कोई पर्वत है और ये सागरीय भाग है। ये क्या है? सागरीय भाग है। ये तो बताया मैंने पर्वत
और ये क्या बताया मैंने, सागर। अब देखो पर्वत में और सागर में संतुलन बना हुआ रहता है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र से जब नदियां निकलती हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों का अपरदन होता है और वो अपरदित पदार्थ सागरों में नदियों के माध्यम से पहुंच जाता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों का इरोशन होने की वजह से भार कम हो जाता है। अपरदन होने से पर्वतीय क्षेत्रों का भार कम हो जाता है और सागरों का भार बढ़ जाता है। इससे पहले पृथ्वी में क्या बना हुआ था, संतुलन बना हुआ था। लेकिन नदियों का जैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों से उद्गम हुआ, नदियां कहां बहती गई हैं, सागर में। अब नदियों के साथ यहां से अपरदित पदार्थ जो है वो अवसाद कहां डिपॉजिट हो गया, सागर में जमा हो गया दोस्तों। अब ये जो सागरी भाग में जो अवसाद जमा हो गया इसमें अवतरण होगा। अब आप देखो अपने पास दो बातें आ गई है, पर्वत का भार तो क्या हो गया, पर्वत का भार कम हो गया और सागर का भार अधिक हो गया। अब अपरदन होने से पहले दोनों में संतुलन था, लेकिन अपरदन होने के बाद में इसका भार तो कम हो गया और इसका भार अधिक हो गया। अब पृथ्वी क्या चाहती है, पृथ्वी रूपी मां क्या चाहती है, संतुलन चाहती है। अब यहाँ पृथ्वी अपने आप संतुलन बनाती है, या तो इस पदार्थ को यहाँ पे पहुंचाया जाए, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। जब पृथ्वी अपना स्वयं संतुलन बनाती है उस पद्धति को होम्योस्टेटिक कहा जाता है। मित्रों ध्यान रखना, पृथ्वी जब अपना स्वयं संतुलन बनाती है, स्वयं संतुलन बनाती है, उसको क्या कहते हैं, होम्योस्टेटिक। होम्योस्टेटिक के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पृथ्वी अपना स्वयं संतुलन कैसे बनाती है कि ये अवसाद जो सागर में डिपॉजिट हो गया इसका भार प्लेटों के ऊपर पड़ता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस दबाव पड़ने की वजह से कौन सी तरंगें उत्पन्न हो जाती है, संवहनीय तरंगें उत्पन्न हो जाती है। कौन सी तरंगें, संवहनीय तरंगें उत्पन्न हो जाती है। अब संवहनीय तरंगों के माध्यम से ये जो पदार्थ है जब पर्वत के नीचे तीव्र गति से आता है तो पर्वत तीव्र गति से अपनी पुनर्स्थिति प्राप्त करता है, और जब यही पदार्थ मंद गति से पर्वत के नीचे आता है तो पर्वत मंद गति से ऊपर उठता है। तो जब पर्वत ऊपर उठेगा तीव्र गति से या मंद गति से, तो भूकंप जैसी घटनाएं घटित होना स्वाभाविक है। जब पर्वत तीव्र गति से ऊपर उठेगा तो तीव्र गति का भूकंप आएगा, और जब मंद गति से ऊपर उठेगा तो मंद गति की भूकंप अनुभव किए जाएंगे। मित्रों इस तरह से भूकंप आता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे कि विश्व की बात करें हम या भूकंप में, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसी क्रम में आगे इंपॉर्टेंट बात है कि भूकंप की जो तरंगें हैं, भूकंप की तरंगें दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है। भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। 3 तरंगें हैं, इनके 3 प्रकार हैं। इन तरंगों को हम नाम दे सकते हैं, पहले नंबर पे पी तरंग, दूसरे नंबर पे एस तरंग और तीसरे नंबर पे एल तरंग। दोस्तों अब देखो दोस्तों, पी तरंग जो है ये लंबात्मक तरंग है। कैसी है, लंबात्मक। लंबात्मक तरंग भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग भी इसको कहते हैं। और ये जो तरंग है इसकी जो गति है ये ध्वनि तरंगों के समान चलती है, ध्वनि तरंगों के समान चलती है। और इस तरंग की जो गति है मित्रों ये होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये तरंग चलती है। दूसरी तरंग है एस तरंग, इसको हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। इसको हम आडी तरंग भी बोल सकते हो आप, आडी तरंग। और इस तरंग की ये जो तरंग है ये प्रकाश तरंग के समान चलती है, प्रकाश तरंगों के समान चलती है। और इसकी जो गति है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एल तरंग तीसरे नंबर की है, इसे दीर्घ पृष्ठीय तरंग भी कहते हैं, इसे धरातलीय तरंग भी कहते हैं, धरातलीय तरंग। इसे धरातलीय तरंग के बाद में इसको लव तरंग के नाम से भी जाना जाता है, लव तरंग। इसे विनाशकारी तरंग भी कहते हैं, विनाशकारी तरंग। विनाशकारी तरंग के नाम से। अब भूकंप की दोस्तों 3 तरंगें इंपॉर्टेंट। अब इसमें ध्यान देना, भूकंप की पहली तरंग आई पी। पी को हम कहते हैं प्राइमरी का प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, इसको लंबात्मक तरंग भी कहते हैं, इसको अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते
और ये ध्वनि तरंगों के समान चलती है और इसकी जो गति है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। तो दोस्तों इसमें ध्यान देना आप कि ये जो तरंग है 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चलने वाली तरंग है। अब ठोस पदार्थों में तो इसकी गति 14 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है और जैसे ही तरल पदार्थ आता है तो इसकी गति 8 किलोमीटर हो जाती है। अर्थात गति में परिवर्तन देखने को मिलता है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। दोस्तों पहली तरंग समझ में आ गई होगी, प्राथमिक पी से प्राइमरी लंबात्मक अनुदैर्ध्य तरंग, और ये कौन सी तरंगों के समान चलती है? ध्वनि तरंगों के समान। इसकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। सबसे तीव्र गति से चलने वाली ये तरंग होती है मित्रों। और इस तरंग की जो गति 8 से 14 किलोमीटर, ऐसा गति परिवर्तन देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के घनत्व में भिन्नता देखने को मिलती है, इसलिए यह तरंग ठोस पदार्थों में 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और तरल पदार्थों में इसकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है मित्रों। दूसरी तरंग है एस तरंग। एस तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, इसको आडी तरंग भी कहते हैं और ये प्रकाश तरंगों के समान चलती है और इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और दोस्तों इस तरंग की मुख्य विशेषता क्या है? ये प्रश्न आईएएस प्री एग्जाम में भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट तरंग है ये। इसकी मुख्य विशेषता क्या है मित्रों? कि ये तरंग ठोस पदार्थों में तो अत्यंत तीव्र गति से चलती है, लेकिन तरल पदार्थ आते ही इसकी गति पूर्ण बिल्कुल खत्म हो जाती है या ये तरंग आगे नहीं बढ़ पाती। जैसे प्रश्न कैसे आए या एग्जाम में ऐसे पुटअप किया जा सकता है कि भूकंप की कौन सी तरंग तरल पदार्थों में पूर्णतः समाप्त हो जाती है या विलुप्त हो जाती है, तो वो तरंग ऐसे है दोस्तों। तो याद रख लेना, भूकंप की जो तरंग है कौन सी? एस। इसको अनुप्रस्थ आड़ी तरंग, प्रकाश तरंगों के समान ये चलती है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है और ये तरंग ठोस पदार्थों में तो तीव्र गति से चलती है, लेकिन तरल पदार्थ आते ही यह तरंग पूर्णतः विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तीसरी और अंतिम तरंग है एल तरंग। एल तरंग को हम दीर्घपृष्ठीय, एल तरंग को हम दीर्घपृष्ठीय तरंग भी कहते हैं, धरातलीय तरंग भी कहते हैं, लव तरंग भी कहते हैं और इसे विनाशकारी तरंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि धरातल के ऊपर दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान एल तरंग के द्वारा ही होता है, इसीलिए इस तरंग को विनाशकारी तरंग का नाम दिया जाता है। और इस तरंग की जो गति है ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, प्रति सेकंड की रफ्तार से 3 किलोमीटर रफ्तार चलती है और इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ये तरंग ठोस है चाहे तरल है, सभी प्रकार के पदार्थों में समान गति से चलने वाली तरंग है दोस्तों। अब इसके बाद में तरंग भी अपनी हो गई, उसके बाद हम देखेंगे कि भूकंप में कौन कौन से क्षेत्रों में आता है, भूकंप की प्लेट कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भूकंप की जो पहली प्लेट है, भूकंप की जो पहली प्लेट है, जो पहला क्षेत्र है वो है प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र नाम सुना होगा आपने, परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी। दूसरा नाम सुना होगा मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। और तीसरे नंबर पे मध्य अटलांटिक पेटी और चौथे नंबर पे आप कर सकते हो अन्य पेटी। अब देखो ध्यान देना दोस्तों, आप परिप्रशांत जो पेटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट भूकंप की दृष्टि से, क्योंकि वर्ल्ड के 63%, विश्व के 63% भूकंप इस पेटी में ही आते हैं, ये याद रखना आप। इसके बाद में परिप्रशांत जो पेटी है इसमें भूकंप और ज्वालामुखी वर्ल्ड के कितने प्रतिशत आते हैं? 63%, ये याद रखिएगा। इसीलिए इस पेटी को रिंग ऑफ फायर, क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर के नाम से इसको जानते हैं, रिंग ऑफ फायर या अग्निव्रत या अग्निज्वाला, अग्निव्रत या अग्नि ज्वाला के नाम से ये जो पेटी है ये जानी जाती है।
सबसे अधिक भूकंप ज्वालामुखी आने की वजह से। तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो याद रखना भूकंप सबसे ज्यादा कौन सी पेटी में आते हैं? परिप्रशांत पेटी में। वर्ल्ड के कितने परसेंट आते हैं? 63%। इसी पेटी में भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा आने की वजह से इस पेटी का क्या नामकरण किया गया है? रिंग ऑफ फायर, अग्निव्रत या अग्नि ज्वाला के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों याद रखना मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी में वर्ल्ड के 21% भूकंप आते हैं। वर्ल्ड के 21% भूकंप कौन सी पेटी में आते हैं? दूसरा नंबर इस पेटी का आता है। और इस पेटी में अपने भारत की हिमालय पर्वतमाला आती है, ये याद रखना, अपने को भारत के संदर्भ में याद रखना है। मध्य महाद्वीप में जो पेटी है, ये जो भूमध्य रेखा के समीप, भूमध्य रेखा के समीप जो भूकंप आते हैं वो कौन सी पेटी में आते हैं? मध्य अटलांटिक पेटी के अंतर्गत आते हैं। अन्य पेटियों में जैसे ले अपन, जैसे हिंद महासागर ले सकते हो आप, हिंद महासागर ये अन्य पेटी के अंतर्गत आते हैं। तो चारों पेटी आपको याद हो गई होंगी। परिप्रशांत पेटी बताएंगे, मध्य महाद्वीप, जैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भारत जो है या हिमालय पर्वत कौन सी पेटी के अंतर्गत आता है, तो कौन सी भूकंप की पेटी में आ रहा है भारत? मध्य महाद्वीप पेटी में। और इसका भूकंप उत्पादन में कौन सा स्थान नजर आ रहा है आपको? दूसरा, क्योंकि 63% भूकंप इस पेटी में आ रहे हैं। और सेकंड नंबर मध्य महाद्वीप पेटी का, तीसरा नंबर मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी में इसमें से कौन सी क्षेत्र में भूकंप आता है? भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्र में भूकंप आता है। और अन्य पेटी के अंतर्गत हमने किसको सम्मिलित किया इस कड़ी में? हिंद महासागर को, इंडियन ओशियन को हमने सम्मिलित किया है। तो ये इसकी पेटियां भी कंप्लीट हो गई, तरंगों के प्रकार भी हो गए, भूकंप का कारण भी हो गया। दोस्तों इसके बाद में ये कंप्लीट टॉपिक में दे रहा हूं आपको, आप इसको अच्छे तरीके से देख लेना। उसके बाद में हम देखें कि जो भूकंप है, अब यहां पे ध्यान देना आपको, भूकंप की पेटी के बाद में कुछ जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं कई बार कि विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप कौन से देश में आते हैं? तो लैंड ऑफ अर्थक्वेक, लैंड ऑफ अर्थक्वेक के नाम से जापान को जाना जाता है। लैंड ऑफ लैंड ऑफ अर्थक्वेक किसको कहते हैं? जापान को कहा जाता है। ये याद रखना दोस्तों। जैसे एग्जाम में पूछे भूकंपों की भूमि या लैंड ऑफ अर्थक्वेक की कौन से देश को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। उसके बाद में हम देखें कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा भूकंप प्रवृत्ति क्षेत्र कौन सा है, या भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहां होते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। कहां आते हैं? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। अब बात आती है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में क्यों आते हैं? कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र दोस्तों नवीन मोड़दार पर्वत है। इस पर्वत का पूर्णतः अभी संतुलन नहीं हो पाया है। इसी के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भूकंप जैसी घटनाएं अक्सर घटित होती रहती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? जैसे एग्जाम में है कि भारत में कौन से भौतिक विभाग में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, तो भारत को दोस्तों अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे आज मैंने जो कल वीडियो जो बना के पूरा डाला है भौतिक विभाग वाला टॉपिक, उसको देखिए कि हिमालय पर्वत जो क्षेत्र अपने 4 भौतिक विभाग हैं, तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि ये पर्वत अभी पूर्णतः संतुलित नहीं हो पाया। उसके बाद में दूसरा क्षेत्र भारत का आता है विशाल मैदान। विशाल मैदान। अब दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा हो गया? विशाल मैदान। क्योंकि हिमालय पर्वत के क्षेत्र कौन सा भौतिक विभाग आता है? विशाल मैदान आता है दोस्तों। अब विशाल, अब देखो काले के पास बैठेंगे तो काला लगेगा क्योंकि ये संगत का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हिमालय के नजदीक कौन सा भौतिक विभाग है? विशाल मैदान। इसलिए यहाँ का प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ये दूसरा इंपोर्टेंट, ये भारत के 2 महत्वपूर्ण भूकंप के क्षेत्र हैं। इसके अलावा हम बात करें प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में भी भूकंप आते हैं। भूगर्भिक वैज्ञानिकों ने दोस्तों एक बात बता दी गई थी कि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ये पठारी क्षेत्र पूर्णतः संतुलित तो हो गया है, बट 1993 में महाराष्ट्र राज्य के सतारा और लातूर जिले में जब भूकंप की घटना घटित हुई, उसके बाद में भूगर्भिक वैज्ञानिकों ने पुनः उस पठारी क्षेत्र के ऊपर अनुसंधान खोज करना प्रारंभ कर दिया है दोस्तों। इसके बाद में हम देखें नेक्स्ट आगे
कि भूकंप आज तक का भारतीय भौगोलिक इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप कब आया। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपकी आज तक का भारतीय भौगोलिक इतिहास का भूकंप कब आया, तो दोस्तों याद रखना 1734 में भारतीय भौगोलिक इतिहास का सबसे डेंजर भूकंप कोलकाता महानगर में आया था। कहां पे आया था? कोलकाता महानगर में आया था, जिसमें एक साथ 3 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग? एक साथ 3 लाख लोग मारे गए थे। तो देखो आप, ये प्राकृतिक जो कहर है, ये प्रकृति ढाती रहती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे जितने पाप कर्म बढ़ रहे हैं तो पृथ्वी अपना संतुलन बनाती है, और पृथ्वी जब अपना खुद का संतुलन बनाती है उस पद्धति को दोस्तों क्या कहा था? होम्योस्टेटिक कहा जाता है। पृथ्वी जब इस तरह का स्वयं संतुलन बनाती है उस पद्धति को हम क्या कह देते हैं? होम्योस्टेटिक मेथड के नाम से जानते हैं दोस्तों। पृथ्वी स्वयं संतुलन बनाना जानती है, मां पैदा करना नहीं, उसको पुष्पित पल्वित कैसे उसको आगे पहुंचाना है वो जानती है, क्योंकि प्रकृति क्या चाहती है? संतुलन, और मां भी घर में क्या चाहती है? संतुलन। लेट्स गो। अब इसमें दोस्तों देखना अपने को ये है कि भूकंप की सबसे महत्वपूर्ण चीज सुनी होगी आपने, सुनामी। सभी ने नाम सुना होगा, सुनने में ये नाम बड़ा अच्छा लगता है, सुनामी बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके काम बड़े खराब होते हैं। सुना होगा आपने? सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, पहली बात, जिसका अर्थ होता है तट के ऊपर चलने वाली तीव्र लहरें, तट के ऊपर चलने वाली तीव्र गति की लहरें, जिससे जान माल का नुकसान हो जाता है, काफी जनधन की हानि इसके द्वारा हो जाती है। क्योंकि दोस्तों सागरीय क्षेत्र में कम से कम 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलधाराएं चलने लगती है। अब 360 किलोमीटर की रफ्तार से जब महासागरीय भाग में तटवर्ती क्षेत्र में जलधाराएं चलेंगी तो तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न होगा, डूबेगा, और ऐसी घटनाएं बहुत घटित हो चुकी है दोस्तों। याद होगा आपको 2004 में सुनामी आई, 2011 में सुनामी आई, जिससे काफी लोग, लाखों लोग बेघर हुए, काफी प्रभावित हुए, काफी लोग मारे गए। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो हमें सहन करनी पड़ती है, और ये दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं अपने आप घटित नहीं हो रही है, इसमें मुख्य अभियुक्त मानव माना गया है। आज धरातल पे इरोशन, वेदरिंग, ये घटनाएं फैलाने में किसका योगदान है? मानव का है। आज पर्वतीय क्षेत्रों से आप पेड़ पौधों का दोहन कर रहे हो, अंधाधुंध तरीके से उसको काट रहे हो, क्योंकि पेड़ पौधे दोस्तों ये एक प्रकृति रूपी माँ की ओढ़नी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैन इज प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। हम प्रकृति की संतान हैं, तो हमारा मोरल ड्यूटी बनता है कि प्रकृति की इस ओढ़नी को, इस हरियाली को हमें मेंटेन करना है, इसको बचाना है, ताकि प्रकृति हमारी बच सके मित्रों। अब इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं, इसी संदर्भ में आगे इस कड़ी में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये सुनामी का मतलब होता है, देखो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ तट पे चलने वाली तीव्र गति की लहरें होती है जो 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जिससे काफी जानमाल का नुकसान या काफी जनधन की हानि होती है। लेकिन ये सुनामी होती क्या है, ये चीज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं सुनामी कैसे उत्पन्न होता है, कैसे आता है। अब दोस्तों हम सुनामी ला के दिखाते हैं, आप ध्यान बनाए रखना, अच्छे तरीके से देखिएगा इसको। अब भूकंप में उत्पत्ति के 2 क्षेत्र हो सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान देना, ये 29% भाग पे हमारा स्थल है और 71% भाग पे हमारी जलीय राशि है, ये सभी को पता है। 29% भाग पे स्थल मंडल और 71% भाग में जलमंडल। या तो भूगर्भ से उत्पन्न होगा भूकंप, या तो भूगर्भ से उत्पन्न होगा, या फिर महासागर के नितल से उत्पन्न होगा, महासागर के बॉटम से उत्पन्न होगा, या भूगर्भ से उत्पन्न होगा। ये 2 स्थिति हमारे पास बनती है। अब दोस्तों ध्यान देना, भूकंप का मैंने पहले बता चुका हूं, मैं भूकंप कहां से उत्पन्न होता है, उसको क्या बोला जाता है, कहां आता है, उसको क्या कहते हैं। अब देखो यहां से भूकंप उत्पन्न होगा तो तरंगें जो है बाहर निकलेंगी, तो धरातल प्रभावित होगा। इससे कौन क्या प्रभावित होगा? धरातल प्रभावित होगा, भूगर्भ से उत्पन्न होगी तो। और भूकंप यदि महासागर के नितल से, क्योंकि इसका भूकंप का सेंटर महासागर के बॉटम में भी हो सकता है ना, तो महासागर के नितल से भूकंप जब उत्पन्न होगा तो जो 3 प्रकार की तरंगें बताई थी, P, S और L, तो S तरंग तो जल में चलती नहीं, क्योंकि ये तो तरल पदार्थ में चलती नहीं है, तो P और जो L है ये इस जलीय राशि को प्रभावित करेंगी और जल में दोलन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? दोलन, हिलने डुलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और महासागरीय भाग में जैसे तरंगें बाहर निकलेंगी तो महासागरीय भाग में जल में जो है वो 360 किलोमीटर की रफ्तार से जलधाराएं प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगेंगी, जिसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न ध्यान रखना, इस बात को हम बोलेंगे अंतः सागरीय
सागरीय भूकंप होने के कारण, भूकंप उत्पन्न होने के कारण। अब जैसे एग्जाम में आ जाए कि सुनामी उत्पन्न होने का सर्वप्रमुख कारण क्या है, तो आप बता सकते हो अंतः सागरीय भूकंप उत्पन्न होने की वजह से सुनामी महासागरीय भाग में उत्पन्न होती है। दैट्स ऑल। क्लियर? अब ये चीजें सारी क्लियर हुई है अपनी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी अच्छे तरीके से। अब दोस्तों इसी कड़ी में अब हम देखें कि भूकंप के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन भूकंप जो है ये इसको नेचुरल हैजार्ड से ज्यादा माना गया है, प्राकृतिक आपदा ही से माना गया है। प्राकृतिक आपदा ये है दोस्तों इसमें कि देखो भूकंप में मापने, एक बात मैं भूल गया था, इसको मैं क्लियर कर दूं कि भूकंप मापन यंत्र मैंने सिस्मोग्राफ बता दिया था आपको। भूकंप मापन यंत्र क्या बताया था मैंने? सिस्मोग्राफ। अब भूकंप की मापने की इकाइयां जो है उसको स्केल को मापने के लिए जो स्केल है वो 3 होते हैं। जैसे एक तो रोसी स्केल। कौन सा स्केल होता है? रोसी स्केल होता है, जिसका आजकल उपयोग नहीं होता, तो ये याद नहीं रखना अपने को, जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। दूसरा मर्केली, मर्केली स्केल, इसका भी उपयोग आजकल नहीं किया जाता। अब आज के प्रचलन में, आज के समय में जो इसकी प्रचलित जो इसका मापक है, जो स्केल है, वो कौन सा है वो याद रखना है। तो भूकंप का स्केल कौन सा होता है? रिक्टर स्केल होता है दोस्तों, ये भी बस याद रखना। रिक्टर स्केल में क्या होता है कि 0 से लेकर 9 तक की रीडिंग लिखी हुई रहती है। और भूकंप का सबसे डेंजर जोन भी याद रखना दोस्तों, 5वां जोन। भूकंप का सबसे खतरनाक जोन, जिसमें सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, कौन से जोन में आते हैं? 5वें जोन में। ये प्रश्न भी याद रखना। भूकंप का स्केल कौन सा होता है? रिक्टर स्केल। इसमें मापक कितना होता है? और ये याद रखना, रिक्टर स्केल जो है ये गणितीय मापक कहलाता है। क्या कहलाता है? गणितीय मापक, गणितीय मापक के नाम से। अब देखो दोस्तों, गणितीय जो बात होती है वो बिल्कुल शुद्धता के प्रतीक होती है। गणित में जैसे अपन बात करें कि 2 गुणा 2 बराबर 4, अब वर्ड में कहीं भी चले जाओ 5 कोई नहीं बताएगा इसको, क्योंकि फैक्ट बात हो गई, एक तथ्यात्मक बात हो गई, इसमें शुद्धता है, एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। तो ये चीज, ये रिक्टर स्केल किसके ऊपर आधारित है? गणितीय मापक कहलाता है, गणित के ऊपर आधारित है। और जो 2 स्केल थे वो थे अनुमान, अनुभव के ऊपर आधारित, और ये गणित के ऊपर आधारित है। इसमें स्केल कितना होता है? 0 से 9 तक का होता है। सबसे डेंजर जोन कौन सा होता है? 5वां होता है। और भूकंप के द्वारा दोस्तों जनधन की हानि सबसे ज्यादा होती है। वनों में जैसे आग लग जाती है, सुनामी आती है तो जानमाल का, पशु संपदा का, जीव जगत का, अपनी संपत्ति का, सार्वजनिक संपत्ति का कितना ज्यादा नुकसान होता है। तो अपन उनकी तो चर्चा करें, आप अपने दिमाग से भी उन चीज़ों को सोच सकते हो कि भूकंप जब आता है, जब हम कहीं पर भी होते हैं, भूकंप जब आता है तब हमारी स्थिति क्या होती है? पृथ्वी कांपती नहीं है, हम खुद कांपने लग जाते हैं, खुद के शरीर में कंपन होने लग जाता है। और भूकंप से किसी का आज तक किसी का भला हुआ है क्या? कोई बता सकता है अपने कमेंट्स करके भूकंप से किसी का भला हुआ हो? क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रकृति जनित वे समस्याएं जिससे मानव जगत का अहित होता है, उसे प्राकृतिक आपदा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो अच्छे क्वेश्चंस थे मैंने सारे करवाने के प्रयास किए हैं। यदि ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे ऑनलाइन जो MJ ऑनलाइन क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप, और इसको लाइक करें और कमेंट्स किया करें, और हम यूं ही आपके लिए नई नई वीडियोस बनाते रहेंगे, ताकि आप हमें एक मोटिवेट किया करो। मोटिवेट बहुत कम करते, वीडियो देखते तो हो लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, तो उसको वो करोगे तभी तो नया वीडियो आप तक पहुंच पाएगा। और हमारा प्रयास ये है कि हम यूं ही मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों का भी एक मोरल ड्यूटी बनता है कि कम से कम एक गुरु एक लाइक तो मांगता ही है। तो ये तो आप न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।